स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम तलपट के मिलान का महत्व क्या होता है उसके बारे में जानकारी करेंगे। इससे पहले हमने तलपट की योग और शेष विधि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करी थी। सामान्यतः मिलान हुए तलपट का अर्थ यह है कि हमने प्रत्येक लेन देन के लिए नाम एवं जमा दोनों प्रविष्टियां ठीक रूप से कर ली है। हालांकि तलपट का मिलान खाता की शुद्धता का पूर्ण प्रमाण नहीं होता है, लेकिन एक मिलान किया हुआ तलपट कुछ हद तक केवल यही सिद्ध करता है कि उसने खाता बही में खतौनी अंक गणितीय रूप से शुद्ध की है। बाकी कभी कभी जो लेखाकार होता है वो कभी किसी कारणवश या भूलवश गलत प्रविष्टियां कर देता है, जिसे डेबिट करना होता है उसे क्रेडिट कर देता है, या कभी प्रविष्टियां नहीं कर पाता है, सैद्धांतिक गलतियां, भूल की गलतियां, बहुत सारी अशुद्धियां कर देता है। लेकिन जब तलपट मिल जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि खाता बही के अंदर जो खतौनी है वह अंक गणितीय रूप से शुद्ध की गई है। लेकिन फिर भी यह इस बात की गारंटी नहीं देता है कि प्रविष्टि अपने आप में शुद्ध होती है। तलपट नहीं मिल पाता है तो यह इस बात को संकेत करता है कि हमने लेखांकन अभिलेखों में किसी न किसी प्रकार की अशुद्धि जरूर की है। अब अशुद्धियाँ ऐसी भी हो सकती है जो नाम और जमाओं को प्रभावित करे, अथवा ऐसी भी हो सकती है जो नाम और जमाओं को प्रभावित न करे। तो इसमें दो स्थितियां हैं हमारे लिए कि एक ऐसी जो प्रभावित करती है और दूसरी ऐसी जो प्रभावित नहीं करती है। इन दोनों के बारे में भी हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी तलपट को प्रभावित करने वाली और तलपट को प्रभावित न करने वाली। अब हमारे द्वारा जो अशुद्धियाँ हो सकती है तलपट में वह कौन कौन सी हो सकती है, जैसे स्तंभों के नाम और जमा शेष के योग में हम अशुद्धि कर दें, सहायक बहियों के योग लगाने में अशुद्धि कर दें, सहायक बहियों के योग की खतौनी करने में अशुद्धि कर दें, हम जो खाता बही के शेष हैं उनको तलपट में गलत स्तंभ या गलत राशि से दर्शाए जाएं। कहने का मतलब है खातों का शेष यदि डेबिट आ रहा है और हम उसे क्रेडिट कर दें तलपट में ले जा करके, तो ये गलत स्तंभ में दर्शाना है, या गलत राशि जैसे कि 10,000 दिया गया है और हम उसे 1,000 रुपये ही दर्शा रहे हैं। इस प्रकार की अशुद्धियाँ इसके अंदर हो सकती है। फिर है तलपट में खातों शेष का लोप की अशुद्धि यानी भूल की अशुद्धि भी हो जाती है। खाता शेष की गणना करने में त्रुटि हो जाती है। फिर है रोजनामचा प्रविष्टि की खतौनी में अशुद्धियाँ। रोजनामचा की प्रविष्टि गलत खतौनी की जाए, यानी गलत राशि या गलत खाते के गलत पक्ष में गलत खतौनी कर दी जाए, तो ये भी एक अशुद्धि का प्रकार हो सकता है। नेक्स्ट है रोजनामचे में सौदों के अभिलेखन में अशुद्धि, उलट प्रविष्टि कर देना, जैसे कि नाम पक्ष की बजाय हम उसे जमा पक्ष में प्रविष्ट कर दें, अथवा नाम की जाने वाली राशि को जमा पक्ष में दर्शाया जाए। इसी प्रकार की जो प्रविष्टियाँ होती है उसे हम विपरीत क्रमानुसार या विपरीत प्रविष्टि कह सकते हैं। और लास्ट है सहायक बही में गलत नाम या गलत राशि से इसका रिकॉर्ड कर दिया जाए। तो इतनी सारी अशुद्धियाँ हमारे तलपट के अंदर हो सकती है। मुख्य रूप से इन सभी अशुद्धियों को 4 वर्गों में बांटा गया है। ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं हमारे लिए? पहला है लेख की अशुद्धि, दूसरा है लौप की अशुद्धि, तीसरा है क्षतिपूर्ति की अशुद्धियाँ, और चौथा है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। तो चलिए इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे लेख की अशुद्धियाँ कौन सी होती है। ऐसी अशुद्धियाँ जो लेन देन की गलत खतौनी, खातों के गलत योग अथवा गलत शेष, सहायक बहियों के गलत योग अथवा प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में गलत अभिलेखन करने के द्वारा होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे राजहंस ट्रेडर्स ने प्रीतपाल ट्रेडर्स, यानी ये वस्तु की आपूर्ति करता है, को 25,000 रुपये का भुगतान किया। यानी राजहंस जो है वो प्रीतपाल को 25,000 का भुगतान कर रहा है। इस लेन देन में रोकड़ बही में इसका अभिलेखन तो सही हो गया, परंतु खाता बही में खतौनी करते समय प्रीतपाल ट्रेडर्स के खाते में केवल 25,000 की जगह 2,500 रुपये ही जमा किए गए। तो ऐसी स्थिति में हम एक जीरो अधिक लगाना भूल गए, जिस वजह से 25,000 की राशि 2,500 हो गई। तो इस प्रकार की अशुद्धि को हम एक लेख अशुद्धि कह सकते हैं, जिसे हम हिसाब की अशुद्धि भी कह सकते हैं।
परिभाषा के अनुसार यह अशुद्धि लिपिक अशुद्धि है, यानी लिपिक यानी लिखने वाला लेखाकार जो है उसकी अशुद्धि हो, और ऐसी अशुद्धियों को तलपट में प्रतिबिंबित किया जाता है। दूसरी अशुद्धि की बात करें तो वो है लोप की अशुद्धि। यह प्रारंभिक लेखों की बहियों में लेखांकन के समय खाता बही में खतौनी के समय हो जाती है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, जिसे हम पूर्ण लोप की अशुद्धि और आंशिक लोप की अशुद्धि कह सकते हैं। जब कोई लेन देन पुस्तकों या बहियों में प्रविष्ट होने से पूरी तरह रह जाता है तो ऐसी अशुद्धि पूर्ण लोप अशुद्धि कहलाती है। जैसे मोहन को 10,000 रुपये की उधार विक्रय किया गया और विक्रय की प्रविष्टि का विक्रय बही में न होना, यानी जब हमने मोहन को 10,000 रुपये का उधार विक्रय किया तो इसकी प्रविष्टि ही नहीं की गई, तो इस स्थिति में उसे पूर्ण लोप की अशुद्धि कहा जाएगा। और जब एक लेन देन की प्रविष्टि बहियों में होने से आंशिक रूप से रह जाती है तो ऐसी अशुद्धि को आंशिक लोप की अशुद्धि कहा जाता है। जैसे यदि उधार विक्रय की प्रविष्टि विक्रय बही में तो हो जाती है, परंतु विक्रय बही से खतौनी मोहन के खाते में नहीं हो पाती है, यानी हमने जर्नल एंट्री कर ली और उसको विक्रय बही में लिख लिया। अब विक्रय बही में लिखने के बाद जब उसकी खतौनी की जाती है तो मोहन के खाते में विक्रय की वह राशि 10,000 रुपये की हमने एंट्री नहीं की, तो इस स्थिति में वह हमारे लिए आंशिक लोप की अशुद्धि कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारे लिए तीसरा सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। लेखांकन प्रविष्टियाँ सामान्यतः मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार रिकॉर्ड की जाती है। यदि इन सिद्धांतों में से किसी का भी उल्लंघन हो या अनदेखा कर दिया जाए तो इसके परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न हुई अशुद्धियाँ हैं उन अशुद्धियों को सैद्धांतिक अशुद्धियों के रूप में माना जाएगा। यानी जो सिद्धांत जो हमने जर्नल एंट्री के रूल्स बनाए हैं, किन्हें डेबिट किया जाए किन्हें क्रेडिट किया जाए, और यदि इनका पालन न किया जाए तो ये हमारे लिए सैद्धांतिक अशुद्धियाँ कहलाती है, जो सिद्धांतों पर आधारित होती है। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ पूंजीगत और आयगत के रूप में व्ययों तथा प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण के कारण भी हो सकती है। यानी हम यदि वर्गीकरण करने में गलती कर दें, किसी आय या व्यय को व्यय या आय समझ लें, तो ये भी हमारे लिए अशुद्धियाँ सैद्धांतिक होगी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जो प्रभाव है वह हमारे वित्तीय विवरण पर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप हमारी आय तथा परिसंपत्तियों और देयताएं कम और अधिक मूल्य पर उल्लेखित हो जाती है। तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे व्यवसाय पर। इसके द्वारा हमारे लाभ और हानि भी प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि भवन के विस्तार पर व्यय की गई राशि सदैव पूंजीगत मानी जाती है और परिसंपत्ति खाते में भवन में नाम लिखी जाती है। लेकिन यदि इसके स्थान पर इस राशि को रख रखाव व मरम्मत खाते के नाम से नाम पक्ष में लिख दिया जाए तो ये हमारे लिए पूंजीगत की जगह आयगत व्यय बन जाएगी और इस प्रकार यह हमारे लिए एक सैद्धांतिक अशुद्धि बन जाती है। ऐसे ही किसी मशीन का उधार क्रय किया जाए और उसका अभिलेखन मूल रोजनामचे के स्थान पर हम क्रय बही में कर दें, यानी हम खरीद तो मशीन रहे हैं लेकिन ये मशीन का जो ट्रांजैक्शन है हम जर्नल के अंदर ना करके क्रय बही में कर लें, और क्रय बही का मतलब है कि हमने उसे माल मान लिया है, गुड्स मान लिया है, या फिर मकान मालिक को किराया दे दिया है और उसे रोकड़ बही में मकान मालिक को भुगतान के रूप में अभिलेखन कर दिया जाए। तो ये सभी प्रकार की जो प्रविष्टियां हैं हमारे लिए सैद्धांतिक अशुद्धि के रूप में आती है। यह अशुद्धियां हमारे तलपट को प्रभावित नहीं करती है। अब बात करते हैं, लास्ट चौथा है क्षतिपूर्ति की प्रविष्टियां। जब दो या दो से अधिक अशुद्धियां इस प्रकार हो जाती है कि उनका शुद्ध प्रभाव खातों के नाम पक्ष व जमा पक्ष पर नहीं पड़ता है तो ऐसी अशुद्धियां हमारे लिए क्षतिपूर्ति की अशुद्धियां कहलाती है। कहने का तात्पर्य यदि किसी एक पक्ष की गलती यदि दूसरे पक्ष की गलती के अनुसार एडजस्ट हो जाए तो ऐसी अशुद्धियां हमारे लिए क्षतिपूर्ति की अशुद्धियां कहलाती है। इसलिए ऐसी अशुद्धियां हमारे तलपट का जो मिलान करते हैं उस पर कभी भी प्रभाव नहीं डालती है। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि हमने क्रय बही का जोड़ 10,000 रुपये अधिक लगाया, यानी क्रय बही का जो योग था उससे हमने उसका जोड़ जो है वो 10,000 रुपये अधिक लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे क्रय खाते के नाम पक्ष में 10,000 रुपये अधिक लिख दिए गए और विक्रय का जोड़ 10,000 रुपये से कम लगाया गया, जिससे विक्रय बही
कि नाम पक्ष का योग 10,000 रुपये कम लिखा गया है, यानी क्रय बही का योग 10,000 हमने अधिक लगा दिया और विक्रय बही का योग हमने 10,000 रुपये कम लगाया। अब ये दोनों ही अशुद्धियाँ तो है, लेकिन ये अशुद्धियाँ एक दूसरे के प्रभाव की पूर्ति कर रही है, यानी एक का प्रभाव 10,000 अधिक है और दूसरे का 10,000 रुपये कम है। तो ये जब हम तलपट का योग लगाएंगे तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं आएगा, यानी एक का आधिक्य दूसरे के घाटे को पूरा कर रहा है। अतः दोनों ही अशुद्धियाँ जो तलपट का जो योग लगाया जाएगा उसमें उनका प्रभाव जो है वह सदैव शून्य रहेगा और इसके तलपट के मिलान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वजह से इन अशुद्धियों को क्षतिपूर्ति की अशुद्धियाँ कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि अशुद्धियों को ज्ञात कैसे किया जाए। यदि तलपट का मिलान नहीं हो पा रहा है, यानी जब हम तलपट का योग लगा रहे हैं और किसी कारण से तलपट का मिलान नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में जो लेखाकार है वो उन अशुद्धियों को ढूंढने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएगा। तो जब आप भी स्टूडेंट तलपट का योग लगाएं और उसमें कुछ गलतियां रह जाए तो आपको इन निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए उस प्रश्न को हल करना है। सर्वप्रथम आपको तलपट के नाम पक्ष और जमा पक्ष का योग की टोटल दोबारा करनी है, यानी बहुत सी बार हमारे नंबर ऑफ टोटल्स ज़्यादा होती है तो हम उसकी जो कैलकुलेशन है वो गलत कर लेते हैं, इसलिए आपको वापस से दोबारा डेबिट और क्रेडिट जो कॉलम से उसका टोटल दोबारा लगाना चाहिए और जांचनी चाहिए। अब यदि तलपट में दर्शाए गए खातों के शीर्षक और उस खाते की खाता बही में दर्शाए गए खाता शीर्षक और उसकी राशि की तुलना भी करनी चाहिए। यदि राशि में अंतर है तो एक खाते के लोप का पता लगाया जा सकता है, यानी हम जिस भी खाते को देख रहे हैं उस खाते का शीर्षक क्या है, यानी वो परचेज है, सेल्स है, संपत्ति है, आय है, व्यय है, क्या है, और उसके अनुसार खाते बही में दर्शाए गए उसकी राशि की तुलना भी करेंगे और जो अंतर आ रहा है उस अंतर के आधार पर हम उस लोप का पता लगा सकते हैं। तीसरा है वर्तमान वर्ष के तलपट की गत वर्ष के तलपट से तुलना करना, यानी बहुत सी बार हम लिखते समय अशुद्धियाँ कर देते तो हम ये जांचेंगे कि पुराने तलपट में कौन से कॉलम में किस राशि को लिखा गया है किस शीर्षक के साथ, और वर्तमान में हम उसका लेखा किस प्रकार कर रहे हैं, जिससे कि ये सम्मिलित किए गए या निकाले गए खातों की जांच की जा सके और ये देखा जा सके कि क्या राशि में अधिक अंतर है। नेक्स्ट है दोबारा जोड़ करें और खाता बही में प्रत्येक खाते के शेषों को सही होने की जानकारी जांच करें, यानी हम टोटल दोबारा लगाएंगे और खाता बही में जितने भी खातों के शेष लगाए हैं उन खातों के शेष को जांचेंगे क्या ये डेबिट वाले डेबिट कॉलम में और क्रेडिट वाले क्रेडिट कॉलम में है या नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहाँ ध्यान देना है कि यदि नाम पक्ष और जमा पक्ष के कॉलम के मध्य अंतर आ रहा है, यानी किसी खाते के शीर्षक के आधार पर यदि अंतर आ रहा है और वह अंतर संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है तो ये मान लिया जाएगा कि अंतर के आधे के बराबर राशि की खतौनी दूसरे खाते या गलत पक्ष में खतौनी कर दी गई है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे यदि तलपट के नाम पक्ष का योग 1,500 रुपये अधिक लग गया हो तो ये हो सकता है कि 750 रुपये की जमा मद की खतौनी गलत नाम से की गई हो। इस प्रकार की अशुद्धि को ज्ञात करने के लिए एक लेखाकार को 750 रुपये की राशि की सभी प्रविष्टियों की जांच करनी चाहिए। टोटल 1,500 रुपये अधिक लग गया है तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 750 रुपये की राशियों का अंतर हो सकता है। तो अब ऐसी वाली मदों को ढूंढा जाएगा जो 750 रुपये से संबंधित हो और उस पक्ष को देख करके उसकी टोटल सही की जाएगी। नेक्स्ट है अंतर एक खतौनी की लुप्तता को भी दर्शाता है। जैसे 1,500 रुपये का अंतर इसलिए भी हो सकता है कि उस राशि की जमा पक्ष की खतौनी लुप्त हो गई हो, यानी लेखाकार ने 1,500 रुपये वाली सभी जमा मदों की जांच करनी चाहिए। अब यानी 750 रुपये से हमने पहले जांचा और उसमें अंतर हमें त्रुटि नहीं मिली तो हो सकता है कि हमने 1,500 रुपये ज़्यादा ही लगा दिए हैं, तो हम अब 1,500 रुपये की अशुद्धियों को भी ढूंढने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है यदि अंतर 9 से गुणात्मक या 9 से विभाजित होता है तो उन गलत अंकों को क्रम बदलने के कारण भी हो सकते हैं। अब आपको यहाँ पे 2 में भाग देने के अलावा ये भी देखना है कि उस संख्या का अंतर 9 से गुणात्मक हो रहा है या विभाजित तो नहीं हो रहा है। यदि ऐसा हो तो अब हमें उनके क्रम बदलने के कारण भी ये किया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर
459 की नाम राशि की खतौनी हमने 954 के रूप में कर दी गई हो, तो तलपट में नाम योग व जमा योग में 495 रुपये अधिक होगा और इस अंतर को 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। तो यदि नाम और जमा तलपट का जो नाम और जमा का योग करते हैं और उसमें 495 रुपये की राशि का अंतर आ रहा है और यदि इसमें 9 का भाग दिया जाए तो हम समझ लेंगे कि जिस राशि को हमें 459 रुपये लिखना था उसकी वजह इसकी खतौनी हमने 954 रुपये से कर दी गई है। तो दशमलव की गलत व्यवस्था के कारण ऐसी त्रुटि हुई है और उस त्रुटि की जांच की इस विधि के द्वारा की जा सकती है। अतः तलपट में 9 से विभाजित अंतर क्रम बदलने से हुई अशुद्धि की जांच करने में यह 9 संख्या हमारी सहायता करती है। तो आपको यहाँ पे 2, 9 और इनका ध्यान रखना है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।